एक 18 से 20 साल की लड़की सिर्फ एक आईफोन के लालच में अपने पिता के दोस्त के साथ में संबंध स्थापित कर रही थी दोस्तों। इस समय सुबह के 7 बजे थे, फोन का अलार्म बजता है दोस्तों, और अलार्म जो बजता है फोन रखा होता है तकिया के नीचे। वो लड़की तकिया के नीचे हाथ डालकर फोन निकालती है, अलार्म बंद करती है। अलार्म बंद करके जैसे ही सोने को होती है तब तक उसे कोई पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही वो उसको खींचता है वैसे वो तुरंत कहती है कि आपने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, कम से कम अब तो सोने दीजिए अंकल। वो अंकल कहने लगता है क्यों माधुरी, आईफोन नहीं चाहिए क्या? वो तुरंत उसकी तरफ करवट लेती है और करवट लेते ही हाँ में गर्दन हिलाती है और कहती है हाँ चाहिए, और अपनी बाहें फैला देती है और उसको अपनी तरफ बुलाने लगती है। दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तभी पास आते आते कहती है कि मम्मी पापा के आने का समय हो रहा है, मम्मी पापा आने वाले होंगे। ये सुनकर वो अंकल कहता है अरे तेरा बाप तो बेवकूफ है और तेरी मम्मी को तो मैं यहीं इसी बिस्तर पर तेरे बराबर में लिटा लूंगा। दोनों में हंसी मजाक चल रही थी, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और वहीं पर उसी समय उन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाती है दोस्तों। नमस्कार, मैं राहुल सक्सेना, ये मनोरंजक कहानी और इस तरह की पूरी घटना आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आजकल कोई भी अपने घर में आता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये इस पर आधारित है। यदि आप किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और आपको लगता है वो आपका विश्वासी पात्र है, तो आपको ये कहानी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी कब अपना असली रूप दिखा दे कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें गद्दारी जरूर करते हैं। इसीलिए इस कहानी को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, कहानी पसंद ना आए तो मत करना दोस्तों। ये कहानी है नोएडा की। नोएडा के शास्त्री नगर में रहने वाले विनोद कुमार जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करते थे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी तो वहां पर ऑफिस डेली आना जाना होता था। सुबह 9 बजे ड्यूटी, शाम को 5 बजे घर आते थे। घर पर केवल उनकी एक पत्नी और उनकी एक बेटी। पत्नी बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, गोरी चिट्टी, एकदम बेहतरीन अप्सरा टाइप की थी दोस्तों। ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी तो सज धज के बड़ी हीरोइन बनकर रहती थी, मॉडर्न ख्यालों की थी और उन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव विनोद कुमार जी की बातों का नहीं होता था दोस्तों। वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानती थी, विनोद कुमार जी को बहुत ही कम वैल्यू दिया करती थी। देखने में सुंदर थी, अपना खुद का काम भी करती थी, तो अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन समझती थी दोस्तों। लेकिन विनोद कुमार जी का कहीं ना कहीं घर में एक छाप थी, लोग उनसे डरते थे, दबते जरूर थे। ऐसा नहीं था कि विनोद कुमार जी बिल्कुल बेवकूफ थे कि उनके घर में उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। बच्चे और बीवी दोनों उनकी बात को मानते भी थे, सुनते भी थे, लेकिन कभी कभी उनकी बीवी जो मॉडर्न ख्याल थे उसकी वजह से आपे से बाहर हो जाती थी और दोनों के बीच मतभेद शुरू हो जाते थे। अब एक दिन विनोद कुमार जी अपने घर से ऑफिस के लिए निकले। ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में बहुत भीड़ लगी हुई थी। सारे एम्प्लॉय इधर उधर तितर बितर और सबके चेहरे के हाव भाव बिगड़े हुए थे, बदले हुए थे दोस्तों। विनोद कुमार जी ने अपने कलीग से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है, सब लोग ऐसी भीड़ लगाए हुए क्यों हैं? तो उनका कलीग जो उनके साथ काम करता था वो कहता है कि ऑफिस में अब नए बॉस आ गए हैं और नए बॉस जो हैं बड़े टेढ़े हैं, बहुत ही टेढ़े किस्म का आदमी है। ये सुनकर विनोद कुमार जी को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पुराना वाला जो बॉस था उससे विनोद कुमार जी की बहुत अच्छी बनती थी। दोनों की आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठकर लंच भी किया करते थे और यदि कोई दिक्कत होती थी तो उनका जो बॉस था वो उनकी हेल्प भी कर दिया करता था। अब नया बॉस आ गया तो विनोद कुमार जी को भी टेंशन होने लगी। इतने ही में ही बॉस अपने केबिन में से निकल कर आता है और सब लोग बॉस को फूल, बुके और तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। सब लोग एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बॉस अपना इंट्रोडक्शन देता है और एम्प्लॉइज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन वो जो बॉस था वो था तो 50 से 52 साल का, लेकिन अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और बॉडी बिल्डर बनाए हुए था। देखने में एकदम हट्टा कट्टा जवान लड़का लगता था। बहुत ही सुंदर और आकर्षक उसने अपनी पर्सनैलिटी बना रखी थी दोस्तों। अब जब सारे के सारे एम्प्लॉय मिल लेते हैं तो विनोद कुमार जी पर्सनली बॉस के केबिन में जाते हैं और जाकर बॉस से मिलते हैं और कहते हैं सर नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। वो कहता है आइए बैठिए। दोनों में आपस में बातें होती हैं तो विनोद कुमार जी बातों ही बातों पूछते हैं सर आप इतनी दूर से आए हैं तो अभी कोई सेटअप वगैरह ठीक से हो गया या नहीं हो पाया? तो उसका बॉस कहता है मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव और उथल पुथल चल रही है। मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ और मेरी बीवी का 10 वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है। ये सुनकर विनोद कुमार जी काफी अपसेट होते हैं। फिर वो कहता है कि अभी मैंने यहाँ नया नया शिफ्ट किया है, घर का सामान भी सब तितर बितर पड़ा है, वो सारी व्यवस्थाओं का ही मैनेजमेंट करना है। ये सुनकर विनोद कुमार जी कहते हैं कि सर अभी जब तक आपके घर का सेट नहीं हो जाता, सारा सामान सेट नहीं हो जाता, तब तक आप मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर डिनर कीजिए, लंच कीजिए।
उसका बॉस कहने लगता है जी नहीं, मैं 10 सालों से लगातार मैनेज कर रहा हूँ, आगे भी होटल पर मैनेज कर लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विनोद कुमार जी उससे फोर्स करने लगते हैं, कहने लगते हैं नहीं सर, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा, आप मेरे बॉस हैं, कृपया करके आप मेरे घर खाने पर आइए, इससे मेरी बीवी को भी बहुत खुशी होगी। जब विनोद कुमार जी बहुत ज्यादा कहने लगते हैं तो उसका बॉस राजी हो जाता है और शाम को 8 बजे वो विनोद कुमार जी के घर पे पहुंचता है, डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाने के बाद विनोद कुमार जी की पत्नी दरवाजा खोलती हैं दोस्तों, और विनोद कुमार जी की पत्नी जब सामने खड़े हुए इंसान को देखती हैं और वो सामने वाला इंसान विनोद कुमार जी की पत्नी को देखता है तो दोनों के दिल में धक 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 घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि जो विनोद कुमार जी की पत्नी थी वो भी बहुत ही सुंदर और सामने जो विनोद कुमार जी का बॉस खड़ा था वो भी बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। दोनों लोग एक दूसरे को निहारते रहे। फिर विनोद कुमार जी की पत्नी उनके बॉस को लेकर घर में आती है। घर में लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, खाना लगाया जाता है, सजाया जाता है, सब लोग आकर बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के दौरान जो विनोद कुमार जी का बॉस था वो लगातार विनोद कुमार जी की पत्नी को ही तके जा रहा था, घूरे जा रहा था, ताड़े जा रहा था दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से छुट्टा बैल की तरह घूम रहा था, उसे भी किसी की तलाश थी। इधर विनोद कुमार जी की पत्नी भी अपनी भावनाएं किसी और के साथ व्यक्त करना चाहती थी, उनको भी लगता था उनकी भी जिंदगी में कोई और हो, इसीलिए वो भी लगातार टकटकी लगा के देख रही थी। दोनों लोगों को पता चल गया था कि हाँ मामला सेट है, अब आगे क्या करना है। इसी बीच खाना कंप्लीट हो गया। खाना कंप्लीट होने के बाद में वो जाने लगा। अब विनोद कुमार जी की पत्नी बड़ी खुश और बोली अब आप डेली घर पर आइए, लंच भी आप यहीं कीजिए, डिनर भी आप कीजिए और ब्रेकफास्ट भी आप यहीं करके जाएंगे। विनोद कुमार जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विनोद कुमार जी को लगा कि ये औरत कभी भी मेरी बात नहीं मानती थी और आज मेरे बॉस के लिए इतनी जल्दी राजी। पत्नी का बदला हुआ व्यवहार है। इस व्यवहार को देखकर विनोद कुमार जी बड़े खुश हुए और अपनी पत्नी की तारीफ करने लगे और तारीफ करते हुए बोले सर मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आप आया कीजिए, जब इन्होंने कह दिया है तो फिर आपको डेली यहीं लंच और डिनर करना है। वो कहता है देखिए लंच में तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन डिनर में मैं आ जाया करूंगा। विनोद कुमार जी की पत्नी कहने लगती है कि जब मेरे पति ऑफिस आएंगे तब ऑफिस में आपका भी टिफिन लगातार रेगुलर पहुंचेगा, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अब ये सिलसिला चलता रहा। सुबह को वो टिफिन लेकर जाते थे, 2 लोगों का टिफिन जाता था ऑफिस में, दोनों लोग बैठकर खाना खाते थे। शाम को वो डिनर करने के लिए आता था। अब इसी बीच दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हो गया और दोनों लोग चैटिंग करने लगे। कौन? विनोद कुमार जी की वाइफ और उनका बॉस, दोनों लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो गई। चैटिंग में दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों एक दूसरे को अपना अपना दिल दे चुके थे दोस्तों। अंदर ही अंदर दोनों के दिल में अलग ही तरह के जज्बात उमड़ रहे थे, दोनों के दिल में अलग तरह की भावनाएं और ख्याल चल रहे थे दोस्तों। फोन पर ही इजहार हुआ, फोन पर ही एक दूसरे से आई लव यू वगैरह सब कुछ हो गया। दोनों लोग एक दूसरे से बात करने लगे। अब तलाश थी तो सिर्फ एक मौके की, मिलने की जगह की, और वो मौका तलाशने की जिस जगह पर मिलकर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किए जा सके। विनोद कुमार जी को ऑफिस के काम में लगाकर उनका बॉस सीधे उनके घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद में सीधे उनकी पत्नी से मिला। पत्नी जो थी घर पे अकेली थी, क्योंकि बेटी जो थी वो कॉलेज गई हुई थी। तो ये दोनों मिलते हैं और खोलकर रंगोलियां मनाते हैं। दोनों के बीच में जम के संबंध स्थापित होते हैं दोस्तों। दोनों लोग एक दूसरे की दुनिया में खो जाते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि शायद हमने जिंदगी में कुछ अलग ही तरह की फीलिंग पाली है। अब जब कहते हैं ना चोर अगर एक बार चोरी कर ले तो वो चोरी बार बार करता है, तो अब इन लोगों की डेली की आदत पड़ गई। विनय कुमार जी को उसका बॉस कहीं ना कहीं टूर पर भेजता रहता था, कह देता था कि आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे, आपको ये सर्विस मिलेगी, ये सेवा मिलेगी, आपको जो है जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह के लालच में देकर उन्हें बाहर ही भेजता रहता था। पूरे दिन उनकी पत्नी के साथ घर पे पड़ा रहता था। एक दिन अचानक से विनय कुमार जी की बेटी माधुरी घर पर पहुंच गई और वो दरवाजा खोलकर जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि मम्मी और विनय कुमार जी का बॉस दोनों लोग आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेती है, लेकिन देखने के बाद कुछ नहीं कहती, सीधे ऊपर चली जाती है। अब ये जो माधुरी थी ना, ये भी बहुत खेल खेली हुई लड़की थी। ये भी अपने कॉलेज में अलग अलग तरह के बॉयफ्रेंड बनाती थी अपने खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि विनय कुमार जी की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो हर तरह का खर्चा इन लोगों का पूरा कर सके। तो वो अलग अलग तरह के लड़कों को अपने साथ में रखती थी, उनके साथ घूमती फिरती थी, उनसे ही खर्चे और शॉपिंग, यही सब उसका दिनचर्या, यही सब चलता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे खेल खेली हुई थी। अब वो देख लेती है कि मम्मी और पापा का बॉस ये दोनों लोग कमरे में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो वो समझ जाती है कि अंकल को भी अपने गियर में ले लिया जाए, अपने अंटे में ले लिया जाए। यदि अंकल को अपने अंटे में ले लिया तो फिर सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, क्योंकि अंकल पैसे वाला है और इसके पास पैसा है। बस क्या है, थोड़ा बहुत यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ होगा देखा जाएगा, अपनी सारी जरूरतें पूरी होती रहेंगी और देखने में भी ठीक ही है। इसको अपने जाल में, अपने अंटे में फंसाती हूँ।
देख तो उसने सब कुछ लिया ही था, वहाँ से तुरंत वापस गई और वापस जाने के बाद गेट खटखटाते हुए अंदर को आई, ताकि जो मम्मी और उसका बॉस जो कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग अलग हो जाएं और उन लोगों को ये लगे कि शायद माधुरी अभी अभी आई है। तो इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर बैठे होते हैं। माधुरी सीधा अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद ड्रेस चेंज करके नीचे आती है। माधुरी की माँ खाना बनाने के लिए चली जाती है किचन में। किचन में जाने के बाद में माधुरी जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके बॉस के सामने आती है कि बॉस भी देखकर उसे देखता ही रह जाता है। कुछ इस प्रकार के कपड़े जिनको देखकर आप ये कहें कि बिल्कुल अभद्र टाइप के कपड़े जिन्हें कहा जाता है, उस टाइप के कपड़े जिन्हें देखने से अगर आप ऊपर से ही देखें तो भी अंदर का आपको कुछ कुछ नजर आ जाए, इस टाइप के कपड़े वो पहनी हुई थी। उसका बॉस जो था वो भी लगातार उस लड़की को देखे जा रहा था, क्योंकि वो भी बहुत ही ढीले नाले टाइप का आदमी था। भी कहते हैं ना, एक कहावत है कि ढीले लंगोट का आदमी, वो भी उस टाइप का आदमी था। लगातार उसको देखे जा रहा था। अब वो भी देख रही थी कि हाँ, ये जो पापा का बॉस है ये भी लगातार मुझे देख रहा है, टकटकी लगा के। लड़की सब कुछ समझ चुकी थी, उसे पता था कि अब इसे कैसे लूटना है, कैसे बेवकूफ बनाना है। अब विनय कुमार का बॉस भी पक्का वाला रसिया था, वो भी लगातार टकटकी लगा के आंखों में आंखें डाल के देखे जा रहा था दोस्तों। अब होता क्या, एक दिन अचानक से विनय कुमार जी की जो सास होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इस वजह से इन दोनों को जाना पड़ता है। अब ये लोग जाने वाले होते हैं तो माधुरी का एग्जाम चल रहा था, माधुरी नहीं जा सकती थी, तो एक मजबूरी थी कि अब बेटी को किसके हवाले छोड़ा जाए। तभी विनय कुमार जी की पत्नी कहती है, आपके बॉस है ना, उनको भेज दीजिए, वो घर पे आके इसका ख्याल भी रख लेंगे, रुक जाएंगे, और वैसे भी कल तक हम लोग आ ही जाएंगे, कोई इससे दिक्कत थोड़ी ना है। विनय कुमार जी कहते हैं, हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं अपने बॉस से कह देता हूँ, वो आकर रुक जाएंगे, बढ़िया रहेगा, ख्याल भी रख लेंगे और आराम से हम लोग कल तक आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विनय कुमार अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, सर ऐसे ऐसे मेरी सास का देहांत हो गया है और हम लोगों को वहाँ जाना है, मैं और मेरी पत्नी वहाँ पर जा रहे हैं, क्या आप मेरे घर पर रुक जाएंगे, मेरी बेटी अकेली है और उसकी देखभाल करने के लिए आप सिर्फ एक दिन रुक जाइए, रात में आपको रुकना होगा, सुबह आप चले जाइएगा। ये सुनकर उसके बॉस के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने तो सोचा कि वाह वाह, अब मलाई मिल गई खाने के लिए। वो तो ऐसे मौके की तलाश में ही था दोस्तों। वो तुरंत कहता है, अरे अपने परिवार की बात है, अपने घर की बात है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं विनय कुमार जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। वो दोनों घर से निकलते हैं और इधर से इसका बॉस सट से उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद में जो लड़की माधुरी थी वैसी ही ड्रेस पहनकर उसके सामने आकर बैठ गई और कॉलेज का काम करने का बहाना और ड्रामा करने लगी। अब सामने बैठी काम कर रही थी, वो देख रहा था और बार बार उससे बातें तो कर रहा था। धीरे धीरे काम के बहाने से उसके पास जाकर बैठ जाता है सोफे पे और उसको इधर उधर टच करने लगता है। वो भी हाँ इधर उधर हल्की। अब वो बॉस समझ चुका था कि हाँ लड़की भी लगता है राजी है और लाइन क्लियर है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और अपने पास खींचने की कोशिश करता है। तो माधुरी कहती है कि अंकल ऐसे ही सारा मजा ले लेंगे क्या? तब वह कहता है, बताओ क्या चाहिए? लड़की कहती है, एक आईफोन चाहिए। वो कहता है, बस इतनी सी बात, मिल जाएगा। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और अपनी बाहें फैलाकर उसके साथ लिपट जाती है और दोनों के दोनों वहीं पर उसी सोफे पर संबंध स्थापित कर लेते हैं दोस्तों। दोनों के साथ संबंध स्थापित होते हैं। रात को खाना बनाती है। ये जो घटना हमने पूरी आपको शुरुआत में बताई थी कि पूरी रात लेटी हुई थी, बराबर में अंकल ने पकड़ लिया। अब यहाँ से इस कहानी की नई शुरुआत होती है दोस्तों। जो सुबह के 7 बजे के बाद ये लोग संबंध बनाने आ जाते हैं। नीचे आने के बाद खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद में खाना खा रहे होते हैं कि तभी माधुरी के मम्मी पापा आ जाते हैं और मम्मी पापा के आने के बाद दोनों लोग अलग अलग बैठे होते हैं। खाना खा के आराम से उसका बॉस घर से जाता है दोस्तों। माधुरी एक दिन अपने कॉलेज में थी और उसके पास एक फोन आता है। फोन पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि माधुरी जल्दी घर पहुंचो, तुम्हारे घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लगता है कोई हादसा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है। ये सुनते हुए माधुरी वहाँ से रोते हुए भागती है, ऑटो करती है और सीधे अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद दरवाजा खोलकर जब देखती है तो उसके पिताजी पंखे से लटके हुए होते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज इन्होंने खुदकुशी कर ली है दोस्तों। अब ये देखकर माधुरी बिल्कुल टूट जाती है। माधुरी कितनी भी लालची थी, चाहे वो किसी भी तरह की थी, लेकिन अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, अपने पिता को बहुत पसंद करती थी। उसको उस समय ऐसा लगा कि उसकी जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। अपने पिता को इस हाल में फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखकर वो बिल्कुल जड़ से टूट चुकी थी। वो अपने पिता को याद कर करके बहुत बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन माधुरी की माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो पिता की मृत्यु होने के बाद में अब वो बॉस जो था वो घर पर ही आता रहता था, पूरे दिन पड़ा रहता था और यही खेल चलता रहता था, कभी बेटी के साथ कभी माँ के साथ। बेटी को तो ये पता था कि मम्मी का इनके साथ संबंध है, लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा खेल खेला जा रहा है। पिता की मृत्यु हो गई तो माधुरी बहुत दुखी और उदास रहने लगी थी।
एक दिन माधुरी ने इन दोनों को बात करते हुए सुन लिया और वो ऐसी बात थी कि उसको सुनकर तुरंत माधुरी ने पुलिस को फोन लगाया और पुलिस जब आई तो पुलिस के सामने निकली ऐसी हैरत अंगेज कहानी जिसको सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माधुरी ने पुलिस को बताया कि मेरे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी, मेरे पिता का मर्डर किया गया था और वो इन दोनों ने किया। दरअसल हुआ क्या था, एक दिन जब विनय कुमार जी के बॉस ने उनको बिजनेस टूर के लिए बाहर भेजा तो किसी कारणवश उनको अपने घर पर आना पड़ा और वो दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर जब अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि विनय कुमार का बॉस और उनकी पत्नी आपस में संबंध स्थापित कर रहे थे। दोस्तों ये देखकर उनको बहुत बुरा लगा, उसने अपने बॉस को गालियां दी, बुरा भला कहने लगे और यहाँ तक कि दोनों में हाथापाई भी हो गई। इसी बीच विनय कुमार के बॉस ने रस्सी उठाई और उनका गला घोटना शुरू कर दिया। इसमें उनकी पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए और इसी बीच रस्सी तेज दब गई और विनय कुमार जी की वहीं के वहीं मृत्यु हो गई। और इस घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए उसी रस्सी से फंदा बनाकर पंखे में लटका दिया। दोस्तों अब इन दोनों की पोल खुल चुकी थी। पुलिस ने जब अपने तरीके से इन दोनों से पूछा तो दोनों ने अपना सच कबूला और बताया कि किस प्रकार से विनय कुमार जी का इन लोगों ने कत्ल किया था। दोस्तों देखा आपने, एक लड़की भले को चाहे कितनी भी गलत थी लेकिन उसके मन में अपने पिता के प्रति भाव थे, वो अपने पिता को चाहती थी। लेकिन अगर वही लड़की पहली बार जब उसने अपनी माँ को और अपने पिता के बॉस को एक दूसरे के साथ देखा था, अगर वो उसी दिन हंगामा कर देती, अपने पिता को बता देती तो फिर हो सकता था कि आज उसके पिता जीवित होते, इस दुनिया में होते। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह की अश्लीलता या अनैतिकता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी एक शैक्षिक उद्देश्य से आपके बीच प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के सभी पात्र और जगह के नाम को बदल दिया गया है। यह कहानी एक मनोरंजन और आपको एक शैक्षिक संदेश देने के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। दोस्तों आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे थे, आप किस जिले में रहते हैं, अपने जिले का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।